अगर ये इकोनॉमिक ट्रेंड ऐसे ही चलते रहे तो 2026 सिर्फ एक नॉर्मल साल नहीं होगा, बल्कि ये वो साल बन सकता है जहां पूरी दुनिया धीरे धीरे इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ फिसलने लगे। और शायद आपको अभी ये एक्सेजरेशन लग रहा होगा, लेकिन जरा इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं, न्यूज़ खोलते हैं और हर जगह एक ही खबर, कंपनीज बड़े लेवल पर कोलैप्स कर रही है, जॉब्स मिलना मुश्किल होता जा रहा है, प्राइसेस फिर से बढ़ गए हैं। आपकी सैलरी वही है लेकिन खर्चे हर महीने बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा, फूड महंगा, हाउस रेट महंगा, और सबसे डेंजरस बात, आपकी सेविंग धीरे धीरे खत्म हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों। अब एक स्टेप और आगे सोचिए, बैंक्स लोन देना कम कर देते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन रोक देते हैं और धीरे धीरे इकोनॉमी स्लो होने लगती है। मतलब पैसा घूमना बंद, जॉब्स क्रिएट होना बंद, और यही होता है रिसेशन, मंदी की शुरुआत। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार सिर्फ रिस्क रिसेशन का नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल सिंक्रोनाइज्ड स्लोडाउन का है, जहां पूरी दुनिया एक साथ घिर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ कंपनीज या गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इसका सीधा असर पड़ेगा आप पर, आपकी जॉब पर, आपके फ्यूचर पर। और यही सबसे डरावनी बात है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ फियर क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है या सच में ऐसा कुछ होने वाला है? तो सुनिए, कोई रैंडम यूट्यूब थ्योरी नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF अपनी रिपोर्ट में बार बार वार्निंग दे रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी में सीरियस रिस्क बिल्ड हो रहे हैं, ग्रोथ स्लो हो रही है, डेप्ट बढ़ रहे हैं और कई कंट्रीज रिसेशन के एज पर खड़ी है। और अगर ये ट्रेंड ऐसे ही कंटिन्यू रहे तो 2026 एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, जहां दुनिया डिसाइड करेगी कि वो रिकवर करेगी या एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस जाएगी। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ये क्राइसिस शुरू कैसे हुआ, अभी दुनिया में क्या चल रहा है और कौन इसके पीछे हिडन गेम खेल रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका असर इंडिया पर कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब ग्लोबल न्यूज़ है, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तो शायद आपको सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इस पूरे क्राइसिस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि आज जो हो रहा है वो अचानक नहीं हुआ है, ये एक चेन रिएक्शन है जो पिछले कई सालों से बिल्ड हो रहा है। और इसकी शुरुआत होती है 2008 से, जब दुनिया ने देखा 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, एक ऐसा फाइनेंशियल मेल्टडाउन जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिला दी। बैंक्स कोलैप्स होने लगे, कंपनीज बैंकरप्ट होने लगी और लाखों लोग अपनी जॉब खो बैठे। US हाउसिंग मार्केट क्रैश हुआ, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डूब गए और सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि गवर्नमेंट को इमरजेंसी में सिस्टम को बचाने के लिए इंटरवीन करना पड़ा। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ने मासिव मनी प्रिंटिंग शुरू कर दी। सिंपल भाषा में उन्होंने इकोनॉमी में नया पैसा डालना शुरू किया ताकि बिजनेस सर्वाइव कर सके, बैंक कोलैप्स ना हो और जॉब्स बची रहे। शॉर्ट टर्म से ये डिसीजन सही लगा, इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर करने लगी, मार्केट स्टेबलाइज होने लगे। लेकिन हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और यहाँ भी वही हुआ। सिस्टम में जितना ज़्यादा पैसा डाला गया उतना ही धीरे धीरे इन्फ्लेशन, महंगाई बिल्ड होने लगी। लेकिन उस टाइम ये प्रॉब्लम हिडन थी। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं साल 2020, जब पूरी दुनिया पर आया कोविड-19 का पैंडेमिक। लॉकडाउन लग गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, ट्रेवल रुक गए, इकोनॉमी लिटरली पुश हो गई। अब गवर्नमेंट के सामने फिर वही चैलेंज था, लोगों को इनकम कैसे मिले, बिजनेस कैसे सर्वाइव करे, और सॉल्यूशन फिर से वही स्ट्रेटजी, मनी प्रिंटिंग, लेकिन इस बार पहले से ज़्यादा बड़े स्केल पर। ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स इकोनॉमी में इंजेक्ट किए गए, लोगों को स्टिमुलस चेक्स दिए गए, कंपनीज को बेल आउट मिला, शॉर्ट टर्म में लोगों को राहत मिली, इकोनॉमी क्रैश होने से बच गई। लेकिन इस बार साइड इफेक्ट और भी डेंजरस थे, क्योंकि एक तरफ पैसा बढ़ रहा था और दूसरी तरफ प्रोडक्शन घट रही थी, यानी मार्केट में पैसा ज़्यादा लेकिन गुड्स कम, और यही बनता है इन्फ्लेशन का परफेक्ट फॉर्मूला। अब धीरे धीरे इसका असर दिखना शुरू हुआ, फूड प्राइसेस बदलने लगे, फ्यूल प्राइसेस स्पाइक करने लगे, हाउसिंग कास्ट स्काई रॉकेट होने लगे। जो चीज़ें पहले अफोर्डेबल थी वो धीरे धीरे लग्जरी बनती जा रही थी। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा प्रेशर में आने लगा, सैलरी उतनी ही लेकिन खर्चे डबल। और यही वो मोमेंट था जहाँ से क्राइसिस क्वाइटली बिल्ड होना शुरू हुआ। लेकिन दुनिया ने इसको सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि सरफेस पर सब नॉर्मल दिख रहा था, मार्केट्स ग्रो कर रहे थे, GDP नंबर्स ठीक लग रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक फाइनेंशियल बबल बन रहा था, डेप्ट बढ़ता जा रहा था, इन्फ्लेशन साइलेंटली एक्सप्लोड हो रहे थे। और आज हम उसी बबल के एज में खड़े हैं, जहां से या तो सिस्टम स्टेबलाइज होगा या एक बड़ा इकोनॉमिक शॉक आ सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आज की डेट में सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है?
क्योंकि अगर हम ग्राउंड रियलिटी समझ ले तभी हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF क्या कह रहा है। IMF की रिसेंट रिपोर्ट एक क्लियर सिग्नल दे रही है, ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो रही है, कई कंट्रीज रिसेक्शन के एज पर खड़ी है और सबसे अलार्मिंग बात, डेब्ट लेवल हिस्ट्री के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। अब इसे सिंपल भाषा में समझते हैं, पूरी दुनिया में ग्रोथ कम हो रही है लेकिन ब्रोइंग उधार बढ़ती जा रही है, मतलब सिस्टम ओवर स्ट्रक्चर्ड हो चुका है। अब रीजन बाय रीजन देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें, US जो दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो अभी एक रिस्की फेज में है। इन्फ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए US फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, लोन महंगे हो गए हैं, होम लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड्स सब कॉस्टली हो गए हैं। इसका सीधा असर क्या है, लोग कम खर्च कर रहे हैं, कंपनियां एक्सपेंशन रोक रही है, यानी ग्रोथ स्लो हो रही है। अब यूरोप की तरफ देखते हैं, यहाँ सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स है। एनर्जी क्राइसिस अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इंडस्ट्री हाई कॉस्ट से स्ट्रगल कर रही है, कई फैक्ट्री प्रोडक्शन कम कर रही है, रिजल्ट इकोनॉमिक्स एक्टिविटी स्लो, जॉब रिस्क में। अब आते हैं चाइना पर, जिसे कभी दुनिया का ग्रोथ इंजन कहा जाता था, लेकिन आज चाइना रियल एस्टेट क्राइसिस से जूझ रहा है, बड़े डेवलपर्स कोलैप्स के एज पर है, कंस्ट्रक्शन स्लो हो चुका है और डिमांड गिर रही है और ग्रोथ स्टेडली नीचे आ रही है। ग्लोबल पिक्चर की बात करें तो अब अगर इन सब को कंबाइन करें तो US स्लो, यूरोप वीक, चाइना स्ट्रगलिंग, तो रिजल्ट क्या निकलता है, पूरी दुनिया एक साथ स्लो डाउन की तरफ जा रही है और यही सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है, क्योंकि इस बार क्राइसिस लोकलाइज नहीं है, ये ग्लोबल है। अब तक हमने सरफेस देखा, लेकिन असली कहानी सरफेस के नीचे छुपी है और यही है हिडन स्ट्रेटजी, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी सिर्फ नंबर से नहीं चलती, ये पावर कंट्रोल और स्ट्रेटजी का गेम है। सबसे पहले देखते हैं यूनाइटेड स्टेट क्या कर रहा है। जब US इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो अपना पैसा निकाल कर US में इन्वेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ रिटर्न सेफ और हाई होते हैं। रिजल्ट बाकी देशों से कैपिटल बाहर जाने लगता है, उनकी करेंसीज वीक होने लगती है, यानी इंडस्ट्रीज US ग्लोबल मनी फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। अब दूसरी तरफ ब्रिक्स कंट्रीज की बात करें, जैसे इंडिया, चाइना, रसिया, ये कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज किया जाए, अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम बनाया जाए ताकि ग्लोबल ट्रेड US कंट्रोल से बाहर आ सके। और यहीं से शुरू होता है एक साइलेंट फाइनेंशियल वार, बिना गन, बिना बॉम्ब, सिर्फ पॉलिसीज और मनी फ्लो के जरिए। पावरफुल कंट्रीज अपने सर्वाइवल के लिए वीकर इकोनॉमिक्स को सैक्रिफाइस कर सकती है। डिप्स, ट्रैप्स, करेंसी क्रैश, ये सब एक्सीडेंट नहीं होते, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा भी हो सकते हैं और यही इस क्राइसिस को और भी डेंजरस बनाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इसका असर इंडिया पर क्या पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फर्क इसी से पड़ता है। सबसे पहले IT सेक्टर, अगर US और यूरोप स्लो होते हैं तो इंडियन IT कंपनीज को प्रोजेक्ट्स कम मिलेंगे, हियरिंग स्लो हो सकती है। और दूसरा है एक्सपोर्ट्स, ग्लोबल डिमांड कम होगी तो इंडियन एक्सपोर्ट भी गिर सकते हैं। तीसरा है रूपी, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर जाता है तो रूपी प्रेशर में आ सकता है। लेकिन इंडिया की स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं। इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रॉन्ग है, पॉपुलेशन बड़ा मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग पुश मिल रहा है और ग्लोबल कंपनीज चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, इंडिया क्रश नहीं करेगा लेकिन प्रेशर जरूर फील करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या हो सकता है। आइए 3 पॉसिबल सिनेरियो समझते हैं। सिनेरियो 1 है स्लो रिसेक्शन, इकोनॉमी धीरे धीरे कूल डाउन होगी, मैनेजेबल डैमेज होगा। सिनेरियो 2 है डीप ग्लोबल क्राइसिस, बड़े लेवल पर जॉब लॉसेस, मार्केट क्रश और मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा। सिनेरियो 3 होगा इकोनॉमिक रिसेट होगी, नया फाइनेंशियल सिस्टम, न्यू ग्लोबल लीडर्स, और अगर ऐसे ट्रेंड ही रहे तो 2026 में एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है जहां दुनिया डिसाइड करेगी कौन उठेगा और कौन गिरेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रिसेक्शन सच में आने वाला है या सिर्फ डर फैलाया जा रहा है? कमेंट्स में बताओ, आपके हिसाब से सबसे बड़ा खतरा क्या है? रिसेक्शन AI जॉब्स ले जाएगा या ग्लोबल पावर? आपकी राय भी जानना जरूरी है।